सिर्फ 15 मिनट काफी है तुम्हें कन्विंस करने के लिए कि तुम इस सीरीज को एंड तक देखो, क्योंकि जिस सीरीज को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये सिर्फ एक सीरीज नहीं है बल्कि एक मास्टरपीस है। तो बिना टाइम वेस्ट करे सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमारा एमसी कहता है कि जहाँ मैं रहता था वो दुनिया पूरी तरीके से खत्म हो गई। साथ ही हम देखते हैं कि एक पोर्टल से काफी सारे मॉन्स्टर्स बाहर आ रहे होते हैं। इसके बाद एमसी कहता है कि हमें सर्वाइव करने के लिए मॉन्स्टर से फाइट करना पड़ा, और यही वो चीज है जो कि मैंने अपनी पूरी लाइफ करी है। और साथ ही हम एमसी को देखते हैं जिसने सिर्फ एक ही अटैक के अंदर एक मॉन्स्टर को जान से मार दिया होता है, और लिटरली एमसी का लुक काफी ज्यादा बैडएस है। इसके बाद एमसी अपनी बातों को वापस कंटिन्यू करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करते हुए कितना टाइम हो गया होगा? क्या एक दिन या फिर एक महीना या फिर एक साल? सच कहूँ तो 10 साल भी ऐसे बीत गए जैसे कि वो कुछ भी नहीं था। एंड इससे हमें पता चलता है कि हमारा एमसी काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन है। साथ ही एमसी बताता है कि सिर्फ एक ही अटैक में मैं किसी भी मॉन्स्टर को जान से मार सकता हूँ, और यही वजह है कि मेरे अंदर का जो डर था अब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। लेकिन तभी हम हमारे एमसी के सामने काफी स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर को देखते हैं, जो कि हमारे एमसी से कहता है कि तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, क्योंकि जहाँ तुम रहते हो ये दुनिया तो पहले ही खत्म हो चुकी है। अपने टैलेंट को वेस्ट मत करो, तुम मेरी स्वॉर्ड बन सकते हो। इसकी रिप्लाई में एमसी उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि देखो मुझे हंसने पर मजबूर मत करो। और ये कहते ही हमारे एमसी ने उस मॉन्स्टर पे अटैक कर दिया होता है। एंड ये देखकर वो मॉन्स्टर भी एमसी पे अटैक करता है, लेकिन एमसी इस अटैक को हवा में ही डॉज कर लेता है। और ये देखकर वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा शॉक होते हुए कहता है कि जो मर्जी वो कर लो, तुम मेरे सामने सिर्फ एक कीड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। और जैसे हमारा एमसी उस मॉन्स्टर के काफी ज्यादा क्लोज आ चुका था उस पर अटैक करने के लिए, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर एक ही अटैक में एमसी को काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। साथ ही वो कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे सामने किसी कीड़े से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, और इसीलिए कीड़े अब तुम्हें मरना होगा। और साथ ही हम देखते हैं कि हमारे एमसी की इस अटैक की वजह से हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, और इसी वजह से वो काफी ज्यादा दूर आके गिरता है। लेकिन बिना टाइम वेस्ट करे वापस से उस मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर वापस से सिर्फ एक ही अटैक के अंदर हमारे एमसी को जमीन पे पटक देता है, और इस अटैक की वजह से हमारे एमसी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। हमारे एमसी को सामने वाला मॉन्स्टर किसी पहाड़ से कम नहीं लग रहा था, लेकिन तभी एमसी की नजर उस मॉन्स्टर के गले में पड़े हुए पेंडेंट पर जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस सामने वाले मॉन्स्टर ने हमारे एमसी पर अटैक कर दिया होता है, और बिना टाइम वेस्ट करे हमारे एमसी ने भी उस पेंडेंट पर अटैक कर दिया था। और ये अटैक उस मॉन्स्टर के चेस्ट में काफी बड़ा होल कर देती है, और ये चीज जब उस मॉन्स्टर को पता चलती है तो वो गुस्से में पागल हो जाता है। एंड वो उसी गुस्से में चिल्लाते हुए हमारे एमसी से कहता है कि कमीने कमीने कहीं के। और इसी के साथ यहाँ पे वो मॉन्स्टर मारा जाता है। लेकिन एक सेकंड रुको, ये क्या था? अगर ये पेंडेंट इतना ज्यादा ही इंपॉर्टेंट था तो उसने इसे कैजुअली अपने गले में क्यों टांग रखा था? सच में मॉन्स्टर एक नंबर के बेवकूफ होते हैं। इसके बाद एमसी जमीन पर लेटते हुए आसमान की तरफ देखकर कहता है कि सच में ये आसमान कितना सुंदर है ना। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि कहीं पे जा रहा होता है, और ये हमारी सीरीज का एमसी भी है। और बाकी सीरीज के स्टार्टिंग में जिसे मैंने एमसी बोला था उसके बारे में तुम्हें आगे पता चल जाएगा। और इसके बाद हमें एक बोर्ड दिखाया जाता है जिसमें डंजन गेट की इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, और ये गेट सी रैंक का है, और इसके अंदर आने वाले हंटर का रैंक भी सी होना चाहिए, और नॉर्मल लोग इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरी तरीके से मना है। साथ ही इसके अंदर एंटर करने के लिए हंटर को रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, इसके बिना वो भी इसके अंदर एंटर नहीं कर सकते। और हम हमारे एमसी को देखते हैं जो कि उसी डंजन गेट के बाहर होता है। और हाँ, हमारे एमसी का नाम योंगसान है, और हम लोग इसको अब यही बुलाएंगे। और योंगसान एक जब मार के उसके अंदर एंटर कर जाता है, और इसी वजह से वहाँ के अलर्ट सायरन बजने लगते हैं जो कि बजते हुए कहते हैं कि सबको ये वार्निंग दिया जाता है कि एक अनरजिस्टर्ड हंटर इसके अंदर एंटर किया गया है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि योंगसान इस डंजन के अंदर आ चुका होता है। लेकिन तभी कोई पर्सन योंगसान को आवाज लगाते हुए कहता है कि हे तुम सुनो, क्या तुम यहाँ पर खो चुके हो या फिर कोई और दिक्कत है? देखो हमें गलत मत समझना, हम बस यहाँ से गुजर रहे थे और हमने तुम्हें देखा, और शायद ये लोग हंटर लोगों की पार्टी है तो इसीलिए हम लोग इसे अब से पार्टी ही बोलेंगे। लेकिन योंगसान इसका कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। साथ ही हम उसी पार्टी के और मेंबर्स को देखते हैं जो कि योंगसान के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि एक बार उसके कपड़े की तरफ देखो कि कितने ज्यादा अजीब कपड़े उसने पहन रखे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये हंटर है। ये सुनकर वो टकला कहता है कि हाँ मुझे भी ऐसा नहीं लगता, और मैं मानता हूँ कि पोर्टर चाहे तो कोई भी कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन इसके कपड़े देखो ये तो पोर्टर से भी काफी ज्यादा अलग हैं। एंड एक बार उसके बैग की तरफ देखो, आखिरकार वो बैग कैसा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी सारे पार्टी मेंबर्स ने इसको पीछे की तरफ छोड़ दिया? ये सुनकर योंगसान कहता है अरे ठीक है, मैं समझ गया कि तुम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, मैं यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही आया हूँ। ये सुनकर वो पार्टी का फर्स्ट मेंबर कहता है तो चलो मुझे पता चल गया कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि मैं तुम जैसे और भी लोगों से पहले मिल चुका हूँ कि देखो अगर तुम वो न्यूज देकर यहाँ पर आए हो तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम अपनी जान को खतरे में डाल रहे हो। तुम्हें सबसे पहले एक हंटर की तरह ट्रेनिंग और लाइसेंस लेना चाहिए, और अगर तुम्हारी हंटर जर्नी की पहली शुरुआत है तो तुम्हें सबसे पहले एफ रैंक गेट के अंदर जाना चाहिए, ना कि सीधा सी रैंक गेट के अंदर आना चाहिए। ये सुनने के बाद योंगसान ने काफी ज्यादा कोल्ड डायलॉग मारते हुए कहता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदद करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे इस चीज की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद वो सारे के सारे पार्टी मेंबर ही काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होते हैं। साथ ही वो योंगसान को गाली देते हुए कहते हैं कि क्या ये कमीना पागल है, मेरे सामने से हट जाइए बिग ब्रदर, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन फर्स्ट पार्टी मेंबर उनको रोकते हुए कहता है कि उसे जाने दो, अगर वो हमारे एडवाइस को इग्नोर कर रहा है तो ये उसकी मर्जी है, और अगर
कुछ आगे इसके साथ होता है तो इसका जिम्मेदार ये खुद होगा कि जो गेट इसने ऑनलाइन और टीवी पर देखा है वो इसके सामने कुछ भी नहीं है। ये जगह ऐसी है जहाँ पे तुम अपनी मौत को खुद बुलाते हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि योंगसान के सामने काफी बड़ा मॉन्स्टर आ गया होता है और वो मॉन्स्टर सीधा योंगसान पर अटैक कर देता है, लेकिन योंगसान काफी आराम से उसके अटैक को डॉच कर लेता है। एंड इसके बाद योंगसान सिर्फ एक ही अटैक में उस मॉन्स्टर को यहाँ पे जान से मार देता है कि 10 साल हो गए लेकिन एक छोटी चीज भी नहीं बदली है। इसके बाद योंगसान अपने नाइफ को निकालता है और सीधा उस मॉन्स्टर के अंदर चीड़-फाड़ करना शुरू कर देता है और चीड़-फाड़ करने के बाद उसे वो चीज मिल जाती है जो कि वो ढूंढ रहा था और ये चीज होती है लो ग्रेड का मैजिक स्टोन। और इसे देखकर योंगसान कहता है कि पास्ट में मैं ऐसी चीजों पर नजर भी नहीं डालता था। एंड इसके बाद योंगसान जब उस स्टोन को अपने बैग में डाल ही रहा होता है तभी वो नोटिस करता है कि पीछे से और भी काफी सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं। साथ ही वो मॉन्स्टर योंगसान पर अटैक भी कर देते हैं, लेकिन योंगसान काफी आराम से इस अटैक को भी डॉच कर लेता है। बल्कि वो यहीं पे नहीं रुकता बल्कि वो मैजिक स्टोन को सीधा एक मॉन्स्टर के चेहरे पे मारता है जिससे वो यहीं पे मारा जाता है। एंड तभी योंगसान नोटिस करता है कि इस तरफ और भी काफी सारे मॉन्स्टर आ रहे हैं और ये सारी की सारी आवाज जो पहले वाली पार्टी भी सुन लेती है। साथ ही उस पार्टी की लड़की कहती है कि क्या ये आवाज उस लड़की की है, कहीं वो सच में तो मरने नहीं वाला। ये सुनकर उसका दूसरा मेंबर कहता है कि तुम्हें आखिरकार उसकी चिंता क्यों हो रही है। लेकिन ये सारी बातें सुनकर पार्टी का पहला मेंबर कहता है कि अगर वो सच में एक इंट्रूडर है तो चिंता मत करो, कंट्रोल सेंटर के एजेंट्स आते ही होंगे और ये एक सी रैंक गेट है तो पक्का बी रैंक हंटर या फिर उससे भी ज्यादा वाले ही यहाँ पर आएंगे। और एक नजर हम उन एजेंट्स पे भी मारते हैं जो कि काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं। साथ ही वो फर्स्ट पार्टी मेंबर कहता है कि अगर वो लड़का किसी मॉन्स्टर पे सबसे पहले अटैक नहीं करता तब तक वो नहीं मरेगा, इसीलिए चिंता करना बंद करो। और वो डिसरिस्पेक्टफुल लड़का अभी डर के मारे कांप रहा होगा जब मॉन्स्टर उसके सामने आए होंगे। लेकिन जब सीन शिफ्ट होता है तो हम देखते हैं कि यहाँ पे उल्टा मॉन्स्टर ही कांप रहे होते हैं क्योंकि योंगसान काफी बेरहमी से उन सारे के सारे मॉन्स्टर को मार रहा होता है। यहाँ तक योंगसान बिना वेपन के ही उनको काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। एंड इसके बाद योंगसान वेपन भी उठा लेता है, साथ ही वो अटैक करते हुए कहता है सिर्फ 3 और मैजिक स्टोन। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि योंगसान ने यहाँ पे सारे मॉन्स्टर को मार दिया और साथ ही योंगसान अपने मन में कहता है कि सच में काफी ज्यादा बेकार था, मुझे सिर्फ 12 लो ग्रेड के स्टोन मिले हैं और 16 मिड ग्रेड के स्टोन। लेकिन तभी हम देखते हैं कि योंगसान के पीछे उन एजेंट्स में से एक एजेंट आ गया होता है और साथ ही वो कॉल पे बाकी एजेंट्स को कह रहा होता है कि सारे के सारे लोग इस जगह पर आ जाओ। एंड उसके कहते ही हम देखते हैं कि सारे के सारे एजेंट यहाँ पे आ चुके होते हैं। इसके बाद उन एजेंट में से पहला एजेंट योंगसान से कहता है कि हम लोग कंट्रोल सेंटर से हैं, प्लीज अपना हंटर रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाइए और अगर आपके पास वो नहीं है और अगर आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है तो फिर आपको हमारे साथ कंट्रोल सेंटर आना होगा। ये सुनकर योंगसान कहता है कि क्या गेट कंट्रोल सेंटर, लेकिन योंगसान का ऐसा रिएक्शन देखकर वो पहला एजेंट काफी गुस्से में कहता है कि प्लीज हमारे साथ कोऑपरेट करिए। और ये देखकर योंगसान कहता है कि सच में यार तुम लोग काफी ज्यादा एनोइंग हो। लेकिन तभी उन एजेंट में से एक एजेंट अपने पास से हथकड़ी को निकाल लेता है एंड वो योंगसान से कहता है कि अगर आप हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते तो फिर आपके लिए काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और इसके बाद वो पर्सन योंगसान का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि अगर आप हमारे साथ आराम से नहीं आते तो फिर आपको हमें फोर्सफुली ले जाना होगा और इससे फिर आपको जो चोट पहुंचेगी इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। लेकिन योंगसान पलक झपकते ही उसी के हाथ को पकड़ लेता है और ये देखकर वो एजेंट काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसके बाद योंगसान उस पर्सन से कहता है कि अपने हाथ को थोड़ा कंट्रोल में रखो और मुझे परेशान करना बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ। और ये देखकर बाकी के एजेंट्स अपने वेपन को निकाल लेते हैं। साथ ही वो एजेंट अपने मन में कह रहे होते हैं कि ये 4 ग्रेड का माना सील है, यहाँ तक इस अटैक से ऑर्क भी नहीं बच सकते। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पहले वाले एजेंट को योंगसान ने और काफी बुरी तरीके से जकड़ लिया होता है। इसके बाद योंगसान उन लोगों से कहता है कि ये मेरी आखिरी वार्निंग है कि अगर तुम लोग नहीं चाहते कि मैं तुम्हारी हालत बद से बदतर कर दूं तो यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते बल्कि वो लोग सीधा योंगसान पे अटैक कर देते हैं। लेकिन योंगसान बिना किसी एफर्ट्स के ही उन दोनों अटैक को रोक लेता है। लेकिन तभी वो एजेंट योंगसान पे अपने किक से अटैक करता है और इस अटैक को भी योंगसान डॉज करते हुए सीधा एक एक उस एजेंट के पेट में मारता है और इस वजह से वो एजेंट काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है। और ये देखकर वो दूसरा वाला एजेंट कह रहा होता है कि आखिरकार ये क्या है। लेकिन तभी योंगसान उसके चेहरे के सामने से गायब हो जाता है और ये देखकर वो एजेंट सरप्राइज होते हुए कहता है कि आखिर वो कहाँ गया। पर योंगसान तभी उसके बगल में आकर सीधा एक अटैक उसके पेट में करता है और इस वजह से उस एजेंट की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके बाद योंगसान उस एजेंट से कहता है तो मुझे बताओ जो हंटर रजिस्टर्ड होते हैं क्या उनके लिए कोई भी दिक्कतें नहीं आती। ये सुनकर वो एजेंट कहता है कि हाँ फिर कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि ऐसी चीजें लीगल हो जाती है। ये सुनकर योंगसान उससे कहता है तो तुम्हारा रिफ्ट जोन के बारे में क्या ख्याल है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जब डायमेंशनल पैसेज को पास करके मॉन्स्टर इस दुनिया के अंदर आते हैं तो उन मॉन्स्टर्स को मार के उनके एनर्जी से काफी सारी चीजें बनाई जाती हैं और इसी वजह से ऐसी जगहों को कंट्रोल किया जाता है और उन्हें गेट बुलाया जाता है। लेकिन अभी तक जिन जगहों को गेट्स नहीं बनाया गया होता उन्हीं जगह को रिफ्ट जोन कहा जाता है। इसके बाद योंगसान उस एजेंट से कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस गेट से जाते हो, लेकिन आखिर में तुम लोग मुझे वापस से ढूंढ ही लोगे, क्यों है ना मैं सही कह रहा हूँ। ये सुनकर वो एजेंट कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो कि जब कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन या फिर हंटर गेट के अंदर एंटर करता है तो हमें इस चीज की रिपोर्ट कर दी जाती है और गेट के आसपास जो भी एजेंट्स होते हैं वो जल्द से जल्द रिपोर्ट मिलने
होने के बाद आ जाते हैं, लेकिन जितना गेट के अंदर एंटर करना आसान है उतना रिफ्ट जोन के अंदर नहीं है। हंटर एसोसिएशन तुम्हें ये कभी भी नहीं करने देगी। लेकिन तभी योंगसन उसका मुंह पकड़ते हुए उसको फेंकते हुए कहता है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? लेकिन ये सब देखकर वो एजेंट अपने मन में कह रहा होता है कि मुझे इस चीज के बारे में पहले ही हेडक्वार्टर में बता देना चाहिए था। इसके बाद योंगसन वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर वो एजेंट पीछे से कह रहा होता है कि कमीने, मैं तुम्हें एक दिन जान से मार दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और योंगसन हमें बताता है कि उस टाइम होश खोने से पहले मैंने उस कमीने की चिल्लाने की आवाज सुनी थी, और ये वही सीन है जो कि हमने स्टार्टिंग में देखा था। इसके बाद योंगसन कहता है कि उस टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई चीज मुझे अपने अंदर ले रही है। मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था कि वो मौत है। लेकिन इसके बाद जैसे ही योंगसन अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो एक अलग ही जगह पर है, और जैसे ही वो आंखें खोलता है उसके सामने एक पर्सन खड़ा होता है, और ये वही पर्सन है जिसकी बॉडी के अंदर योंगसन करंट टाइम में है। इसके बाद योंगसन उससे क्वेश्चन करते हुए कहता है कि तुम कौन हो? तो इसके बाद वो पर्सन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मेरा नाम सीओ है और मैं धीरे धीरे करके मर रहा हूँ। क्या आप मेरी एक विश को पूरी कर सकते हो? इसके बाद मैं शांति से गायब हो जाऊंगा। ये सुनकर योंगसन उससे कहता है कि नहीं, मेरी लाइफ के अंदर किसी भी तरीके का रिग्रेट नहीं बचा है, तो मैं ये बेकार सी चीजें नहीं करने वाला। मैंने 10 साल लगातार फाइट कर यहाँ तक मेरे कमरेड ने भी मुझे धोखा दे दिया। मेरे फ्रेंड के साथ साथ मेरी फैमिली भी मारी गई और आखिर में मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। और मैं जो भी कह रहा हूँ मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी इस चीज को फील कर पा रहे होगे। ये सुनकर सीओ कहता है कि अगर मेरी लाइफ ऐसी बदल भी जाती तो मेरे पास मेरी ग्रैंड मदर और यून होते जो कि अभी भी जिंदा हैं, तो उनको ऐसी लाइफ जीना नहीं पड़ता। ये सुनकर योंगसन कहता है कि अब्बे यार, चलो बताओ क्या आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? ये सुनकर सीओ खुश होते हुए कहता है, तो जो चीज मुझे चाहिए वो ये है। और तभी सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है, जिससे हमें नहीं पता चल पाता कि सीओ ने आगे क्या बोला था। एंड इसके बाद में सियोल के बारे में बताया जाता है कि ये जगह काफी ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग से लेकर काफी ज्यादा महंगे महंगे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं मॉन्स्टर्स की एनर्जी से। साथ ही यहाँ पे गेट्स को भी काफी अच्छी तरीके से मैनेज भी किया गया है। साथ ही सियोल को हंटर कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम लोग यहाँ पे योंगसन को देखते हैं, जो कि उस गेट से बाहर आ चुका होता है। इसके बाद योंगसन एक जगह को देखते हुए कहता है, तो चलो इसे शुरू करते हैं। इसके बाद हम उसी जगह के अंदर एक पर्सन को देखते हैं जो कि योंगसन का वेलकम कर रहा होता है। इसके बाद योंगसन उस पर्सन से कहता है कि मैं अपने मैजिक स्टोन्स को बेचना चाहता हूँ। ये सुनकर वो पर्सन खुश होते हुए कहता है कि फिर तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो, हम लोग पूरे कोरिया के अंदर सबसे ज्यादा स्टोन के लिए पे करते हैं। इसके बाद योंगसन अपने सारे के सारे मैजिक स्टोन उसके सामने रख देता है। ये देखकर वो पर्सन शॉक होते हुए कहता है कि क्या इतने सारे मैजिक स्टोन? इसके बाद वो योंगसन से कहता है कि प्लीज आप थोड़ी देर के लिए वेट करिए, काफी ज्यादा है। साथ ही वो योंगसन से कॉफी के लिए पूछते हुए कहता है कि क्या आप कॉफी पीना चाहोगे? ये सुनकर योंगसन उससे कहता है कि हाँ क्यों नहीं। इसके बाद योंगसन जब तक कॉफी को पी रहा होता है वो पर्सन स्टोन्स को गिन रहा होता है। इसके बाद स्टोन्स गिन लेने के बाद वो कहता है 40% फीस को काटने के बाद तुम्हारे बचते हैं 54,60,000 वॉन। ये सुनकर योंगसन उससे गुस्से में कहता है कि आखिरकार तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो? ये सारे स्टोन्स मैं तुम्हें बेच रहा हूँ तो किस बात के 40% फीस? ये सुनने के बाद वो पर्सन कहता है कि लगता है सर आपको नहीं पता कि चीजें कैसे काम करती हैं। आमतौर पे लोग 45% लेते हैं, लेकिन हम फिर भी आपसे सिर्फ 40% ले रहे हैं, और अगर आप इसे नहीं बेचना चाहते तो आप इसे ले जा सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमसे अच्छा प्राइस आपको कोई और नहीं देगा। ये सुनकर योंगसन अपने स्टोन को कलेक्ट करते हुए कहता है, तो ठीक है मैं इसे ले जा रहा हूँ। लेकिन इसके बाद वो पर्सन अपना कमीनापन दिखाते हुए योंगसन का हाथ पकड़ लेता है कि सर आपको कुछ फीस तो पे करनी पड़ेगी, जैसे कि आपने जो कॉफी पिया वो फ्री नहीं था। साथ ही आपने हमारा एक्सपेंसिव टॉवल भी यूज किया था अपने ऊपर से खून को साफ करने के लिए, तो सब चीजों का वॉन मिला के आपको सिर्फ 3,50,000 वॉन को पे करना होगा। ये सुनकर योंगसन कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है और न ही मैं तुम्हें पे करने वाला हूँ, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे पैसे ले सकते हो तो क्यों ना तुम कोशिश कर लो। ये सुनकर वो पर्सन अपना कमीना जैसा फेस बनाते हुए कहता है कि लगता है सर आपको पता नहीं है, लेकिन हमारे पास कुछ सी रैंक हंटर्स हैं। और उसके कहते ही कि हम देखते हैं कि वहाँ पे कुछ हंटर्स आगे होते हैं कि तुमने हमें क्यों बुलाया है, कहीं फिर से तो कोई नहीं आ गया दिक्कत को खड़ी करने के लिए। और इसके बाद वो हंटर योंगसन को देखने लगता है, साथ ही योंगसन भी उसको देखने लगता है। लेकिन अगली पल हम देखते हैं कि उस पर्सन के पसीने छूट रहे होते हैं, क्योंकि योंगसन उसकी हंटर्स को काफी बुरी तरीके से मार रहा होता है। एंड इसके बाद योंगसन सारे के सारे हंटर को पीट देता है। इसके बाद उसी लड़की के पास जाकर कहता है कि इस फीस को 1% करो और अब मेरे साथ एक फेयर डील करो। इसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो पर्सन योंगसन से कह रहा होता है कि वापस जरूर आइएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं कि योंगसन ने पैसों को सामने रख दिया होता है, और ये पैसे उसने ग्रैंड मदर और यून के सामने रखे होते हैं। ये देखकर ग्रैंड मदर योंगसन से कहती है कि सीओ आखिरकार इतने पैसे तुम कहाँ से लाए? ये सुनकर योंगसन कहता है कि मैंने कुछ टाइम पहले कुछ पैसे अपने दोस्त को दिए थे बिजनेस के लिए, और ये पैसे उसी ने दिए हैं क्योंकि उसका बिजनेस सक्सेसफुल हो चुका है। ये सुनकर ग्रैंड मदर उससे कहती है कि क्या सच में तुम्हारे पास कोई ऐसा फ्रेंड भी था? ये सुनकर योंगसन कहता है कि आपको उस जगह के बारे में पता ही है जहाँ पर मैं बड़ा हुआ था, और वहीं पे मैं इस फ्रेंड से मिला था और मैं इसके साथ घूमने भी जाया करता था। ये सुनकर ग्रैंड मदर कहती है, तो ठीक है अगर ऐसी बात है तो। इसके बाद यून भी योंगसन से क्वेश्चन करते हुए कहती है कि ब्रदर क्या हम लोग अमीर हो गए? ये सुनकर योंगसन उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है कि हाँ हम लोग अमीर हो गए। ये सुनकर यून खुश होकर नाचते हुए कहती है कि हम लोग अमीर हो गए, हम लोग अमीर हो गए। इसके बाद योंगसन उस बात को याद करने
करने लगता है जब सीओ उससे कह रहा था कि तुम्हें खाली ग्रैंड मदर और यून को एक ऐसे घर में रखना है जहाँ पे वो लोग सेफ रहें, प्लीज उन्हें मरने मत देना। और ये बातें याद करते हुए योंगसन कहता है कि इससे पहले मैं उसका कुछ रिप्लाई करता वो गायब हो गया, और इसके बाद जब मेरी आंखें खुली तो मैं सीओ के बॉडी में था। और कोरिया का सबसे ज्यादा जो सेफ हाउस है वो 110 बिलियन वॉन का है। और वैसे तो ये वन साइडेड प्रॉमिस था, लेकिन एक प्रॉमिस होता है। साथ ही योंगसन अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहता है कि अगर मैं अपने पावर को वापस से पा लेता हूँ तो फिर ये पैसे मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इसके बाद योंगसन हमें रिफ्ट जोन के बारे में बताते हुए कहता है कि उस जगह के अंदर ही ऐसे ऐसे मॉन्स्टर है जिसने हर कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था क्योंकि मैं कमजोर था। लेकिन स्वॉर्ड गॉड बनने के बाद उस जगह मेरे लिए किसी बच्चों के खेल से ज्यादा कुछ भी नहीं था। लेकिन अभी के टाइम पे मेरे पास मेरी 10% पावर भी नहीं है। लेकिन तभी कोई गेट पे आता है और वो चिल्लाते हुए कहता है कि सीओ क्या तुम अंदर हो, जल्दी बाहर आओ। ये सुनकर योंगसन ग्रैंड मदर से कहता है कि ग्रैंड मदर आप अंदर ही रहिएगा, मैं देख के आता हूँ कि बाहर कौन है। इसके बाद योंगसन जब बाहर जाता है तो वो देखता है कि उसके सामने दो लोग खड़े होते हैं। उनमें से बड़ा वाला कहता है कि कमीने क्या तुम हमारे पैसे नहीं देने वाले। वहीं दूसरा वाला कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम्हें हमें कितने वॉन देने हैं, पूरे 48 मिलियन वॉन। ये सुनकर योंगसन अपने मन में कहता है कि ये लोग लोन शार्क्स हैं। सीओ ने इनसे पैसे लिए थे ग्रैंड मदर के हॉस्पिटल बिल्स के लिए, और सीओ ने सिर्फ 5 मिलियन वॉन लिए थे, लेकिन इन लोगों ने उसको 10 गुना और बढ़ा दिया है। इसके बाद जो बड़ा वाला योंगसन से कहता है तुम गेट के अंदर गए थे तो तुमने वहाँ से पक्का कुछ पैसे बनाए होंगे। साथ ही पीले बालों वाला कहता है कि हाँ यही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। लेकिन तभी उसके मुंह के सामने से एक मुक्का निकलता है और सीधा जाके उसके पार्टनर को लगता है। इसके बाद वो काफी ज्यादा दूर जाके गिरता है और ये देखकर पीले बालों वाला शौक होते हुए कहता है कि आखिरकार तुम्हें क्या कर रहे हो। लेकिन तभी योंगसन काफी गुस्से में कहता है कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी 9 मिलियन वॉन दे दिए हैं, जो कि काफी ज्यादा है। तो क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि तुम लोगों को वो पैसे मुझे वापस कर देने चाहिए। ये सुनकर वो पीले बालों वाला कहता है कि क्या तुम सच में सीईओ ही हो। लेकिन तभी योंगसन उसकी बातों को काटते हुए कहता है कि अपने बॉस से जाके बोलो कि मैं उसे जल्दी मिलने आऊंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें एक मॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम काफी सारे टेडी बेयर को देखते हैं। साथ ही ये टेडी बेयर यून भी देख रही होती है और वो खुश होते हुए कहती है कि ब्रदर क्या मैं एक टेडी बेयर ले सकती हूँ। ये सुनकर योंगसन कहता है कि जैसे कि हमने कपड़े खरीद लिए हैं तो अब जो तुम्हें चाहिए तुम वो ले सकती हो। साथ ही योंगसन यून को खुश होता हुआ देखकर अपने मन में कह रहा होता है कि जब से मुझे सीओ की मेमोरीज मिली है काफी कुछ बदलता जा रहा है। मैं मानता हूँ कि मेरे लिए प्रॉमिस था, लेकिन अब मेरी फीलिंग्स धीरे धीरे करके काफी ज्यादा चेंज हो रही है। सच में सीओ तुम काफी ज्यादा काइंड थे, ये बात जानने के बाद भी कि यून तुम्हारी सगी बहन नहीं थी। सीओ कभी चिंता मत करना, मैं अपने मरते दम तक यून को प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि यून अब सिर्फ तुम्हारी बहन नहीं है। लेकिन तभी यून योंगसन से कहती है कि ब्रदर क्या मैं इसे ले लूं। लेकिन तभी योंगसन वो टेडी बेयर निकाल लेता है जो कि यून देख रही थी। साथ ही वो यून से कहता है कि मैंने कहा ना कि तुम जो चाहे वो ले सकती हो, और ये सुनकर यून भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योंगसन और यून बैठ के खा रहे होते हैं। लेकिन तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आती है जो कि सीओ से कहती है कि सीओ क्या ये तुम हो? अरे हाँ ये तो तुम ही हो, लेकिन ये तुम्हारे सामने कौन बैठा है? क्या तुमने भी अपने मॉम के जैसे ही गंदगी फैलाई है? और उस लड़की की ऐसी बातें सुनकर योंगसन का दिमाग फिर गया होता है। साथ ही यून उस लड़की को देखते हुए अपने मन में कह रही होती है कि आखिरकार ये आंटी कौन है। लेकिन तभी वो पीले बाल वाली लड़की यून से उसका नाम पूछती है। ये सुनकर यून उसको अपना नाम बताते हुए कहती है कि मेरा नाम यून है। ये सुनकर वो पीले बाल वाली लड़की कहती है तो अच्छा तुम हो यून, एक बार अपने कपड़ों की तरफ देखो, तुमने कितने गंदे कपड़े पहने हैं, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। साथ ही वो योंगसन की तरफ देखते हुए कहती है मैं सही कह रही हूँ ना सीओ। लेकिन हम योंगसन को देखते हैं जिसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है, और ये सुनकर वो लड़की कहती है कि तुम शांत क्यों हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे। लेकिन इसके बाद वो लड़की वापस से यून से कहती है कि कमीनी क्या तुम्हें पता है कि स्लट का मतलब क्या होता है? लेकिन ये बातें सुनकर योंगसन की सहन की लिमिट खत्म हो जाती है, इसीलिए वो गुस्से में उस लड़की से कहता है कि इसका मतलब होता है कि एक बदसूरत औरत जो कि औरत जैसी दिखती है। और ये सुनकर तो वो लड़की भी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, और इस टाइम योंगसन को देख के साफ पता चल रहा होता है कि वो काफी ज्यादा गुस्से में है। इसके बाद योंगसन हमें सीओ के बारे में बताता है कि सीओ का जन्म शादी से पहले और काफी ज्यादा गरीबी में हुआ था, और जब सीओ 7 साल का था उसने अपनी माँ को खो दिया, और इसके बाद वो अपने बायोलॉजिकल फादर के साथ रहने लगा। लेकिन वहाँ पे वो सिर्फ नाम का था, उसे ना ही तो इज्जत मिली ना ही तो प्यार मिला, और ये पूरी चीज उसे 10 साल तक फेस करना पड़ा। और इसके बाद जब उसके फादर ने दूसरी शादी करी और उनका पहला बेटा होता है, तो इसके बाद सीओ को उन लोगों ने पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया। और इसके बाद फिर एक ऐसा समय आता है जब उसे घर से भी निकाल दिया गया, एंड इसके बाद सीओ के पास घर नहीं था, इसीलिए वो ग्रैंड मदर के पास जाता है जहाँ पे उसे एक ऐसी लड़की देखने को मिलती है जिसे उसने कभी भी नहीं देखा था, और वो लड़की यून थी जिसे उसने बहन की तरह माना। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं, यहाँ पे ग्रैंड मदर से मतलब दादी नहीं है बल्कि नानी है, क्योंकि ग्रैंड मदर के नाम के आगे मैटरनल ग्रैंड मदर लगा हुआ है जो कि लिटरली बोलने में काफी ज्यादा हार्ड हो रहा है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं ग्रैंड मदर बोलता हूँ तो तुम लोग समझ जाओगे कि मैं नानी कह रहा हूँ ना कि दादी। और सीओ की ये सारी बातें बताने के बाद योंगसन कहता है कि सच में सीओ तुम कितने ज्यादा ताकतवर थे जो तुम ये सब कुछ फेस कर पा रहे थे, लेकिन अब चीजें मैं अपने हिसाब से हैंडल करूंगा। इसके बाद योंगसन उस पीले बाल वाली लड़की से कहता है कि हम लोग साथ में 12 साल तक रहे हैं, लेकिन सच कहूँ तो तुम मुझे आज भी काफी बड़ा सिरदर्द लगती हो। तुम्हारे लुक्स और पर्सनैलिटी दोनों ही काफी ज्यादा कचड़े हैं, और इतना ही नहीं बल्कि तुम तो इतनी बड़ी बेवकूफ हो कि तुम खुद से पढ़
कर भी नहीं सकती। तुम खाली सुंदर और काइंड लड़कियों से जलती हो और अभी तुम खुद को एक ऐसी लड़की से कंपेयर कर रही थी जिसको अपने भाई के फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में पता है। आखिर तुम ये होती कौन हो कंपेयर करने वाली? और योंगसान की ऐसी बातें सुनकर उसका पूरी तरीके से मुंह ही बन गया होता है। साथ ही वो गुस्से में योंगसान से कहती है कि आखिरकार तुमने अभी क्या बकवास करी। लेकिन तभी हम एक सुंदर लेडी को देखते हैं जो कि योंगसान से कहती है कि सीओ तुमसे मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया। लेकिन तभी वो पीले बाल वाली लड़की उस लेडी से कहती है कि मम आपने सुना इस कमीने ने मुझसे क्या कहा? वेट व्हाट द हेल, ये इसकी माँ है। भाई इसे देख के मुझे ऐसा लगा कि हमारी सीरीज की हीरोइन है। खैर गाइस ये तो एमसी पे डिपेंड करता है। इसके बाद ये सुंदर सी लेडी कहती है कि शांत हो जाओ, यहाँ पे तमाशा खड़ा मत करो। इसके बाद वो लेडी योंगसान से कहती है कि सीओ तुमसे मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया, आखिरकार तुम कैसे हो? और मैं मानती हूँ कि तुम काफी ज्यादा बिजी रहते हो लेकिन तुम्हें कभी घर भी आना चाहिए। लेकिन योंगसन उसको देखकर अपने मन में कह रहा होता है कि कितनी बड़ी कमीनी है। सीओ को 12 साल तक टॉर्चर करने वाला और कोई नहीं बल्कि यही औरत है। एंड इसके बाद योंगसन उस लेडी की बातों को काटते हुए कहता है कि तुम्हारी बातों से मेरे सर में दर्द हो रहा है और जहाँ तक मुझे पता है कि हमारे रिलेशन ऐसे नहीं है कि हम इतने अच्छे तरीके से बात कर सके, इसीलिए अपनी गंदी शक्ल लेके भाड़ में जाओ। और हमारा एमसी मम्मी लवर नहीं है, बुरा हुआ। और योंगसान की ऐसे बातें सुनकर उसका दिमाग खराब हो गया होता है। इसके बाद वो लेडी यहाँ से जाते हुए अपने मन में कहती है कि क्या ये सच में वही सीओ है जिसको मैं जानती थी, क्योंकि इसकी इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मेरे सामने सर उठा के बात कर सके और आज इसने ही सबके सामने मेरी बेइज्जती करी। और ये सारी बातें कहते हुए वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद योंगसन यून से कहता है कि यून चलो हमें चलना है। साथ ही योंगसन अपने मन में कहता है कि जो सीओ शांति से रहकर सब कुछ सुनता था अब वो सीओ एग्जिस्ट नहीं करता और ये चीज हर किसी को जितनी जल्दी पता चल जाए उनके लिए अच्छा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वही लड़की अपने माँ से कह रही होती है कि मॉम आपने आखिरकार उसे जाने क्यों दिया, आपने उस कमीने को वहीं पे क्रश क्यों नहीं कर दिया, आपको पता भी है उसने मुझसे क्या कहा वो मुझे। लेकिन इससे पहले वो कुछ और आगे कहती तभी उसकी मॉम कहती है कि सेक्रेटरी ली आखिरकार सीओ अभी तक जिंदा कैसे है। ये सुनकर ली कहता है कि कैंग ने मुझसे कहा था कि उसने उसे गेट के अंदर छोड़ दिया है। ये सुनकर वो लेडी चिल्लाते हुए कहती है कि वही तो मैं कह रही हूँ कि अभी तक जिसको मर जाना चाहिए था वो जिंदा कैसे है। ये सुनकर ली कहता है कि मुझे माफ करिएगा, इस बारे में मैं वापस से चेक करूंगा। लेकिन ये बातें सुनकर वो पीले बाल वाली लड़की शौक होते हुए कहती है कि मॉम आप क्या कह रही हो कि उसे अभी तक मर जाना चाहिए था, प्लीज मुझे बताओ कि आपको इससे मतलब क्या है कि उसे मर जाना चाहिए था, मुझे बताओ आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, आप सीओ को क्यों मारना चाहते हो। लेकिन तभी उसकी माँ मुझसे क्वेश्चन करते हुए कहती है कि क्या तुम अभी भी उसको पसंद करती हो। ये सुनकर वो लड़की शर्माते हुए कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बस ऐसा इसीलिए पूछ रही थी कि अगर ये बात ग्रैंडमा और डैड को पता चली तो। ये सुनकर वो लेडी काफी गुस्से में उसका मुंह पकड़ते हुए कहती है कि ये सब मैं खुद हैंडल कर लूंगी, अपने कैच जैसी जबान चलाना बंद करो। और ये देखकर वो लड़की भी काफी ज्यादा डर जाती है। साथ ही वो लेडी अपने मन में कह रही होती है कि सीओ कमीने आज तुमने जैसे मुझसे बात किया है तुम इस चीज को लेके फ्यूचर में रिग्रेट करोगे, मैं तुम्हें जान से मार के रहूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद हमें बताया जाता है कि आज से 10 साल पहले एक रिफ्ट जोन अपेयर हुआ, उसमें से काफी सारे मॉन्स्टर्स निकले जिन्होंने लोगों को मारना शुरू कर दिया। हर तरफ खाली केओस ही फैलता जा रहा था और उस केओस के साथ हंटर्स भी राइज हुए जिन्होंने उस केओस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। और जो माना स्टोन मॉन्स्टर के अंदर से मिलने लगे उन्हें ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स में बदल दिया गया। साथ ही कंट्रीज ने रिफ्ट जोन को गेट में बदलने के लिए अपना सब कुछ लगा दिया। और अगर दूसरी भाषा में कहूँ तो अगर तुमको पैसे कमाने हैं तो बस हंटर बन जाओ। और ये सारी की सारी बातें हमें योंगसान ही बता रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि योंगसान एक जगह पे आया होता है, साथ ही उस जगह को देखते हुए कहता है चलो मैं यहाँ पे आ गया। और इसके बाद योंगसान जब उसके अंदर जाता है तो फिर हमें पता चलता है कि लोन शार्क्स का अड्डा है। साथ ही हम उन दोनों लोगों को भी देखते हैं जिसे योंगसान ने पहले पीटा था और उन्हीं दोनों के सामने उसका बॉस भी बैठा होता है जो कि योंगसान से कहता है कि सच में तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है जो कि मेरे बॉस को पीटने के बाद भी तुम यहाँ पे आ गए। लेकिन योंगसान उसकी सारी की सारी बातों को इग्नोर करते हुए सीधा मुद्दे पे आते हुए कहता है कि जो तुमने मुझे मेंटल एंड फिजिकल डैमेज पहुंचाया है उसके लिए कंपनसेट करो। और योंगसान की ऐसी बातें सुनकर उनका बॉस अपने मन में कह रहा होता है कि ये बच्चा पहले काफी ज्यादा सॉफ्ट हुआ करता था लेकिन अभी देखो इसके तो एटीट्यूड ही बदल चुका है और इसने मेरे लड़कों को भी पीटा है। यानी इसका साफ सीधा मतलब यही है कि ये गेट के अंदर जाने के बाद अवेकन हो चुका है। लेकिन तभी योंगसान के मुंह के सामने आते हुए कहता है कि देख ऐसा लगता है कि कुछ चीजों को लेके तुम काफी ज्यादा उछल रहे हो, लगता है मुझे तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि जब लोग अवेकनिंग के बाद ज्यादा ही उछलने लगते हैं तो फिर उनके साथ मैं क्या करता हूँ। और उस बॉस की ऐसी बातें सुनकर उसके और भी लोग यहाँ पे आगे होते हैं। साथ ही उन लोगों ने योंगसान को चारों तरफ से घेर लिया होता है। इसके बाद वो बॉस अपनी जैकेट उठाते हुए कहता है और ज्यादा से ज्यादा तुम कचड़े डी रैंक पर अवेकन हुए होगे, लेकिन क्या तुम्हें पता है मेरे अंदर ऑलरेडी कई डी रैंक वाले काम करते हैं। लेकिन तभी योंगसान काफी सीरियस टोन में कहता है कि यहाँ पे बैठो, आखिरकार तुमसे किसने कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो जबकि मैंने अभी तक बोलना भी शुरू नहीं किया है। लेकिन तभी उसके ऐसे बात करता हुआ देखकर उन्हीं में से एक हंटर यहाँ पे योंगसान से कहता है कि आखिरकार तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की। लेकिन तभी योंगसान उसका चश्मा पकड़ता है और उसे एक ही मुक्के में सुला देता है। साथ ही योंगसान बाकी लोगों को भी मारते हुए कहता है कि तुम जैसे कमीने लोगों को एग्जिस्ट भी नहीं करना चाहिए। साथ ही वो उन लोगों को पीटते हुए ही बॉस
से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम लोग आईडीज वगैरह भी हैंडल करते हो, और अगर मुझे पैसा बनाना है तो मुझे हंटर आईडी की जरूरत है, तो इसीलिए जल्द से जल्द उसको रेडी करो। साथ ही हम देखते हैं कि योंगसान ने यहाँ पे सभी को पीट दिया होता है एंड वो बॉस से कहता है कि आईडी कल तक तैयार हो जानी चाहिए। लेकिन योंगसान की ऐसी पावर देकर वहाँ के सारे लोग ही काफी ज्यादा शौक होते हैं। साथ ही वो बॉस अपने मन में कह रहा होता है कि नहीं, ये डी रैंक नहीं है, तो फिर क्या ये सी रैंक का है? नहीं, ये कमीना सी रैंक का भी नहीं है, ये पक्का से बी रैंक का है या फिर उससे भी ज्यादा है। लेकिन तभी योंगसान उससे वापस से कहता है कि तुम आखिरकार आंसर क्यों नहीं कर रहे हो। ये सुनकर वो बॉस डरते हुए कहता है कि ठीक है, मैं ये कर दूंगा। ये सुनकर योंगसान उसे कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है कि ये सुन के मुझे अच्छा लगा, लेकिन मुझे एक और क्वेश्चन का जवाब दो। क्या तुम्हें हीजू ने मुझे मारने के लिए कहा था? और गाइस, हीजू और कोई नहीं बल्कि वही सुंदर सी लेडी है। और योंगसान की ये बातें सुनकर बॉस हीजू के बारे में सोचने लगता है। लेकिन तभी योंगसान उसके गर्दन की हड्डी को दबाते हुए कहता है कि तुम मुझे आंसर क्यों नहीं कर रहे हो। और इस दर्द की वजह से वो बॉस चिल्लाते हुए कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, वो वही थी। उसी ने मुझसे कहा था कि तुम्हें कर्जे में डुबा देने को, ताकि तुम खुद की जान ही ले लो। और बस इतना ही था जो उसने मुझसे कहा, प्लीज मुझे जाने दो। ये सुनकर योंगसान उसको छोड़ते हुए कहता है तो अच्छा, मैं खुद की जान ले लूं। तो क्या यही वजह थी कि उसने मुझे गेट के अंदर फेंक दिया? ये सुनकर वो बॉस कहता है कि क्या गेट? देखो, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं सच कह रहा हूँ। और साथ ही वो हाथ जोड़ते हुए भी कहता है कि अगर तुम गेट के अंदर मर जाते तो फिर मैं पैसे किसे लेता? मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बातों पर यकीन करो। इसके बाद योंगसान सोचते हुए कहता है कि कैंग चियोलवू यही वो पर्सन था जिसने मुझे उस गेट के अंदर घसीटा था। एंड फिर योंगसान बॉस से कहता है कि तुम्हारे पास जो भी है कल तक मेरे पास ले आना। ये सुनकर वो बॉस इस वाली बात पे एग्री करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। इसके बाद योंगसान बाहर जाते हुए सीओ की वो बातें याद करने लगता है जो कि उसने उससे कही थी कि ग्रैंडमा और यून को एक ऐसी जगह रखना जहाँ पे उन्हें किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो और वो लोग वहाँ पे सेफ रहे। और योंगसान उन बातों को याद करते हुए कह रहा होता है कि जैसा कि अब मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो अब मैं सारी की सारी चीजों को साफ करूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे योंगसान को बी रैंक का हंटर कार्ड मिला होता है। और इसके बाद जब योंगसान उस बी रैंक के कार्ड को गेट पे लगाता है तो ये वेरीफाइड भी हो जाता है। लेकिन गेट से वार्निंग के तौर पे योंगसान से कहा जाता है कि जितना रैंक रिकमेंड किया गया है आपका रैंक उससे कम है, इसीलिए एक बार अंदर जाने से पहले वापस से सोच ले, क्योंकि काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये सुनकर योंगसान उस बॉस को गाली देते हुए कहता है कि उस कमीने को कम से कम मुझे ए रैंक का कार्ड देना चाहिए था। लेकिन योंगसान इसके बाद उस गेट के अंदर एंटर कर जाता है। साथ ही हमें उस गेट के बारे में कुछ चीजें बताई जाती हैं, जैसे कि उसका रैंक बी है लेकिन वहीं इसका साइज डी है। साथ ही ये एक टनल है और इसके अंदर 2 ए रैंक वाले हंटर ही रिकमेंड किए गए हैं। इसके बाद योंगसान हमें बताता है कि आखिरकार क्यों 2 ए रैंक हंटर चाहिए, वो भी सिर्फ बी रैंक के गेट को क्लियर करने के लिए। तो जैसा कि इस टनल का साइज डी है और इसे सोलो ही क्लियर किया जा सकता है, लेकिन ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, इसीलिए 2 ए रैंक हंटर को रिकमेंड किया गया है। एंड इसके बाद योंगसान मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर तुम लोग काफी ज्यादा अनलकी हुए तो तुम्हें अकेले इस डार्क टनल के अंदर ही 100 से ज्यादा मॉन्स्टर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही हम देखते हैं कि योंगसान के सामने काफी बड़ा स्नेक मॉन्स्टर होता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। और योंगसान भी उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है कि मुझे सच में काफी ज्यादा पसंद आया। पर अचानक ही वो मॉन्स्टर योंगसान पर अटैक कर देता है, लेकिन योंगसान ने पलक झपकते ही उसके शरीर से उसका मैजिक स्टोन निकाल लिया होता है, जिस वजह से वो मॉन्स्टर एक ही बार में मारा जाता है। लेकिन तभी योंगसान की नजर एक और मॉन्स्टर पर जाती है, जिसे देखकर वो शॉक होते हुए कहता है कि ये तो ब्लैक फैंग फाइबर है और अगर इसका पॉइजन एक बार मेरी बॉडी से टच हो गया तो मैं पूरी तरीके से पैरालाइज हो जाऊंगा। लेकिन उस मॉन्स्टर के सारे अटैक से ही योंगसान काफी आराम से बच जाता है और उस पॉइजन से बचते हुए ही योंगसान ने उस पर काफी सारे अटैक भी कर दिए होते हैं, जिस वजह से वो मॉन्स्टर यहीं पे मारा जाता है। लेकिन तभी योंगसान की नजर जाती है कि उसके ग्लव्स पर भी पॉइजन लग चुका है, लेकिन इस पॉइजन की वजह से उस ग्लव्स को कुछ भी नहीं होता और इसीलिए योंगसान कहता है कि सच में 3 लाख वॉन इसके लिए वर्थ इट थे। लेकिन जैसे ही वो पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ से और भी काफी सारे स्नेक मॉन्स्टर आ रहे होते हैं और अगले ही पल हम देखते हैं कि खाली उन मॉन्स्टर का चीरफाड़ ही हो रहा होता है, क्योंकि योंगसान काफी बुरी तरीके से उन मॉन्स्टर को धीरे धीरे करके मार रहा होता है। और इसके बाद योंगसान जब उनके शरीर से मैजिक स्टोन ढूंढने लगता है तो उसे वो नहीं मिलते। साथ ही योंगसान शॉक होते हुए कहता है कि क्या इनके शरीर के अंदर किसी भी तरीके का मैजिक स्टोन नहीं है। अगर देखा जाए तो मेरे प्रीवियस वर्ल्ड में ब्लैक फैंग वाइपर के 3% चांस थे मैजिक स्टोन ड्रॉप करने के। इसके बाद योंगसान वहाँ से जाते हुए कहता है चलो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी ऐसे 100 और मारने होंगे। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद दिखाया जाता है कि योंगसान बॉस वाले एरिया में आ गया होता है, जहाँ पे 2 लोग मरे पड़े होते हैं, यहाँ तक कि वो हड्डियों में बदल गए होते हैं। इसके बाद योंगसान सामने की तरफ देखते हुए कहता है तो अच्छा ये बॉस है। और योंगसान के सामने हम काफी बड़ी स्नेक बॉस को देखते हैं जो कि सच में देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था। इसके बाद योंगसान अपने बैग को गिराते हुए कहता है कि मुझे नहीं पता था कि आखिरकार रास्ता कहाँ पे है, लेकिन चलो आखिरकार मैं यहाँ पे आ गया। इसके बाद योंगसान उस बॉस पे अटैक करते हुए कहता है तो चलो इसको जल्द से जल्द खत्म करते हैं। लेकिन इस वजह से योंगसान के हाथ में उसे काफी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि योंगसान का ये अटैक उस मॉन्स्टर पर काम ही नहीं किया। और ये देखकर योंगसान भी कहता है कि क्या मेरा अटैक इस पर काम कैसे नहीं करा। एंड इसके बाद योंगसान उस मॉन्स्टर पे वापस अटैक करता है, लेकिन इससे पहले अटैक उस मॉन्स्टर को टच करता, वो मॉन्स्टर एक हिट मार के योंगसान को काफी दूर फेंक देता है और इसी मौके का फायदा उठाते हुए मॉन्स्टर योंगसान पे वापस से अटैक कर देता है। लेकिन योंगसान काफी
काफी तेजी से उस अटैक को डॉज कर लेता है और उसी तेजी से वो मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है और उसे काफी खतरनाक पंच मारता है। लेकिन इस अटैक से भी खाली उस पर क्रैक्स आते हैं और इससे ज्यादा उस मॉन्स्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और ये देखकर योंगसान कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि जिन मॉन्स्टर से मैंने अंदर फाइट करी थी, अगर उनको इससे कंपेयर किया जाए तो ये एक अलग ही लेवल पर है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर मेरे पास मेरी 10% पावर भी होती तो ये जैसा कचड़ा मेरे सामने कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी योंगसान की नजर उसके पैर के पास पड़े हुए स्वॉर्ड पर जाती है। ये देखकर योंगसान कहता है कि मैं ये नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास अब और कोई चारा नहीं है। इसके बाद योंगसान उस तलवार को उठाते हुए कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि एक ब्लेड कितनी ज्यादा ओल्ड ही क्यों ना है, मैटर ये करता है कि इस तलवार को चलाने वाला कौन है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर वापस से योंगसान पे अटैक करने के लिए आ रहा होता है और योंगसान उस अटैक को डॉज करते हुए कहता है कि मुझे माफ करना दोस्त, मैं तुम्हारी तलवार थोड़ी देर के लिए उधार ले रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि योंगसान उस मॉन्स्टर के ऊपर आ गया होता है। साथ ही वो उस मॉन्स्टर से कहता है कि तुम्हारे लिए तो एक गर्व की बात होनी चाहिए कि तुम मेरे हाथों से मरने वाले हो। और इसके बाद योंगसान एक काफी खतरनाक अटैक उस मॉन्स्टर पे कर देता है और ये अटैक दिखने में भी काफी ज्यादा पावरफुल होता है और इस एक अटैक के साथ ही वो बॉस यहाँ पे मारा जाता है। इसके बाद योंगसान उसके मुंह से उसका दांत निकालते हुए कहता है कि अगर देखा जाए तो ये स्वॉर्ड के लिए काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन थोड़ा सा रिफाइन करने के बाद ये मेरे काफी ज्यादा काम आ सकता है। इसके बाद योंगसान उस बी रैंक के गेट से निकलते हुए कहता है कि सच में मेरा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया सिर्फ बी रैंक के गेट के अंदर। मुझे अपनी पावर वापस से रीगेन करने के लिए लगता है कि काफी कुछ करना पड़ेगा। अच्छी बात है कि मेरे ओल्ड कमरेड मेरे साथ नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें उसी स्टोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक टाइम पे योंगसान ने काफी सारे क्रिस्टल को बेचे थे। उस स्टोर के अंदर हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि मैजिक क्रिस्टल को सेल कर रहा होता है और इतने सारे क्रिस्टल को देखकर वो पर्सन कहता है कि सच में तुम्हारे पास तो काफी सारे क्रिस्टल्स हैं, तो हमेशा की तरह इसके अंदर से हम लोग 40% कमीशन को काट लेते हैं। ये सुनकर वो क्रिस्टल सेल करने वाला पर्सन कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि कमीशन का प्राइस कुछ ज्यादा ही है, और जैसे कि मैं तुम्हारा रेगुलर कस्टमर हूँ तो तुम्हें मुझे डिस्काउंट देना चाहिए। ये सुनकर वो सामने वाला पर्सन कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, हम लोग सबसे ज्यादा प्राइस पे करते हैं और वैसे भी गिफ्ट सेंटर का बेसिक कमीशन ही 5% है और हम लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड भी नहीं रखते, जिसकी वजह से तुम्हें टैक्सेस भी पे नहीं करना पड़ता। तो फिर क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि सच में तुम्हारे लिए फायदेमंद वाली बात है? इस सुनकर वो पर्सन अपने पैसे लेते हुए कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे एक चीज बताओ कि आखिरकार तुम्हारे ये चेहरे के साथ क्या हुआ है? और हमें पता चलता है कि ये वही पर्सन है जिसको योंगसान ने मैजिक क्रिस्टल के लिए मारा था और जैसा कि इस पर्सन का नाम अभी तक रिवील नहीं हुआ है तो हम लोग इसको बायर बोलते हैं। इसके बाद बायर कहता है कि यहाँ पे एक पागल कमीना आया जिसने मेरे गार्ड्स के साथ साथ मुझे भी पीटा है। ये सुनकर वो सामने वाला पर्सन कहता है कि लगता है कि तुमने गार्ड डाउन किया था। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि रैंकिंग हम लोग खाली गवर्नमेंट को दिखाने के लिए रखते हैं, असली चीज जो मैटर करती है वो होती है स्किल्स, इसलिए तुम्हें स्किल्ड गार्ड्स रखने चाहिए थे। और ऐसी ही वो काफी सारी बातें बायर को बता रहा होता है, लेकिन बायर उसको देख के अपने मन में कहता है कि यार ये कितना ज्यादा बोलता है, अगर इसका काम यहाँ पे हो चुका है तो ये यहाँ से जाता क्यों नहीं है। इसके बाद उस सामने वाला पर्सन यहाँ से जाते हुए कहता है तो जैसे कि हम लोग काफी टाइम से एक दूसरे को जानते हैं, तो अगर तुम्हें कभी भी मेरी हेल्प की जरूरत पड़ती है तो मुझे जरूर बताना। और तभी हम देखते हैं कि वो जैसे ही यहाँ से जाने लगता है तभी उसके बगल से योंगसान यहाँ पे एंटर करता है और ये देखकर बायर डरते हुए कहता है कि यही है वो, यही है जिसने मेरे गार्ड्स और मुझको मारा था। ये सुनकर पर्सन कहता है कि वाह टॉल और हैंडसम गाय, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था कि ऐसा कोई पर्सन भी दिक्कतों को खड़ा कर सकता है। इसके बाद वो पर्सन फाइट के लिए रेडी होते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे दिक्कतों को खड़ी कर रहे हो, हंटर होने के बावजूद इनोसेंट लोगों को बुली करते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? साथ ही बायर ये देखकर खुश होते हुए कहता है कि वो 7 साल से वेटरन के अंदर है और इसीलिए वो काफी सारे पावरफुल हंटर्स को जानता है और इसीलिए इसने अगर किसी भी तरीके की गलती करी तो इसके लिए। लेकिन इससे पहले बायर आगे कुछ कहता तभी वो देखता है कि योंगसान उस पर्सन से कहता है कि अपने काम से मतलब रखो और यहाँ से दफा हो जाओ। और योंगसान की ऐसी बातें सुनकर उस पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। साथ ही योंगसान उस पर्सन से वापस से कहता है कि क्या तुम इसका बदला लेने की कोशिश कर रहे हो? ये सुनकर वो सामने वाला पर्सन अपने मन में कहता है कि ज्यादा से ज्यादा हंटर्स मॉन्स्टर से नहीं मारे जाते, बल्कि वो खुद ही दूसरे हंटर से लड़के मारे जाते हैं। इसीलिए सामने वाला पर्सन वहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी काफी ज्यादा काम है। और उसको जाता हुआ देखकर बायर तो जैसे सदमे में ही चला गया होता है। इसके बाद योंगसान बायर से कहता है कि लगता है कि तुमको मुझसे कुछ ज्यादा ही दिक्कतें हैं। और योंगसान की ऐसी बातें सुनकर तो बायर की हालत ही काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। लेकिन तभी योंगसान उसको क्रिस्टल से भरा वो बैग देते हुए कहता है कि इसको कैलकुलेट करो। और जैसे ही बायर उस बैग को देखता है वो शॉक होते हुए अपने मन में कहता है कि क्या हाई ग्रेड के मैजिक स्टोन, आखिरकार ये पर्सन है तो है क्या? इसके बाद बायर उसे कैलकुलेट करते हुए योंगसान से कहता है कि इसके 150 मिलियन वॉन हुए। ये सुनकर योंगसान अपने मन में कहता है कि पूरे दिन मेहनत करने के बाद सिर्फ 150 मिलियन वॉन हुए, ये सच में काफी ज्यादा कम है। और इसके बाद योंगसान बायर से कहता है तो ठीक है 150 मिलियन वॉन मुझे दे दो। ये सुनकर बायर उसे कहता है कि 150 मिलियन वॉन के अंदर हम लोग को कमीशन काट के होगा। लेकिन तभी योंगसान की आंखें देखने के बाद वो पूरी तरीके से डर जाता है। साथ ही वो डरते हुए अपने मन में कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? लेकिन तभी योंगसान कहता है कि ठीक है कमीशन 1% हुआ ना, तो फिर 148.5 मिलियन वॉन हुए तो चलो वो मुझे दे दो। ये सुनकर बायर योंगसान को गाली देते हुए कहता है कि कमीने क्या तुम बहरे हो क्या?
शायद तुम्हें सुनाई नहीं देता। कमीशन 1% नहीं बल्कि 40% है। और ये सारी की सारी चीजें बायर अपने मन में इमेजिन कर रहा होता है, क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो योंगसान के सामने ऐसी कुछ बातें कह सके। इसके बाद बायर योंगसान से कहता है कि 100 मिलियन से ज्यादा का ट्रांजैक्शन है, इसीलिए मुझे इसके लिए अपने सुपीरियर से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये सुनकर योंगसान उससे कहता है तो ठीक है, फिर अप्रूवल लो अभी के अभी। इसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि बायर कॉल पे बात करते हुए कहता है कि हाँ बॉस यही हुआ है, लेकिन तभी योंगसान उसके हाथ से फोन को छीन लेता है। साथ ही वो कॉल वाले पर्सन से कहता है तो जैसा कि तुमने सुन लिया तब उसे कहो कि वो पैसे लेके आए। ये सुनकर वो कॉल वाला पर्सन कहता है कि ठीक है सर, आप प्लीज फोन मेरे एम्प्लॉय को दीजिए, लेकिन योंगसान उस फोन को फेंक के देता है, जिस वजह से दीवार में छेद हो जाता है। साथ ही योंगसान उस बायर से कहता है तो जैसा कि तुमने सुन लिया तो अब जाके पैसे लेके आओ। ये सुनकर बायर एग्री करते हुए कहता है कि ठीक है, और उस बायर ने योंगसान को काफी सारे पैसे दे दिए होते हैं, और योंगसान उस पैसे को लेकर वहाँ से जाते हुए कहता है तो चलो फिर मिलेंगे एक और कूल डील के साथ में। लेकिन ये सुनकर वो बायर रोते हुए अपने मन में कहता है कि क्या कूल डील ये तुम्हारे लिए कूल होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ तुम्हें ही प्रॉफिट मिल रहा है। और इसके 10 मिनट बाद हमें दिखाया जाता है कि कोई पर्सन स्टोर के अंदर आते हुए कहता है हे तुम आखिरकार मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे, और आखिरकार वो पहले कॉल कैसी थी। लेकिन तभी बायर कहता है कि बॉस मैं ये काम छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज को और ज्यादा हैंडल कर पाऊंगा। साथ ही बॉस उस फोन को देखता है जो कि योंगसान ने दीवार पे मारा था। इसके बाद वो बॉस किसी पर्सन को कॉल करते हुए कहता है कि जुयन ये मैं हूँ, तुम अभी कहाँ पर हो, जल्दी मेरे से आके मिलो। इसके बाद हम जुयन को देखते हैं, जिसे देखकर सारे के सारे लोग शॉक होते हुए कहते हैं कि क्या ये जुयन है, ये सच में काफी ज्यादा सुंदर है। वहीं दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि जितना टीवी पर दिखाया जाता है ये तो उससे भी कहीं ज्यादा सुंदर है। इसके बाद हम देखते हैं कि जुयन स्टोर पे आ गई होती है, जहाँ पे बायर जुयन का वेलकम करते हुए कहता है कि आपका स्वागत है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये जुयन है तो ये देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। एंड साथ ही वो कहता है कि क्या सच में ये जुयन है। इसके बाद जुयन भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहती है कि मेरा नाम जुयन है। लेकिन बायर उसको देखकर शॉक होते हुए कहता है कि आखिरकार कोरिया की 4th एस्ट्रोनॉट हंटर यहाँ पे क्या कर रही है, और मैंने पहले तो ये सुन रखा था कि हमारे बॉस की भतीजी है, लेकिन अब मुझे उन बातों पर यकीन हो गया। एंड इसके बाद जुयन अंदर एंटर करते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि अंकल ने मुझसे कहा कि यहाँ पे कोई पर्सन है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक क्रिस्टल सेल कर रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे करके काफी सारी दिक्कतों को खड़ा कर रहा है, तो क्या मुझे उस पर्सन की डिटेल्स मिल सकती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम यून को देखते हैं जो कि अपने खिलौने से खेल रही होती है। वहीं योंगसान अपने माना की ट्रेनिंग कर रहा होता है। साथ ही योंगसान अपने मन में कहता है कि पूरे दिन हंटिंग करने के बावजूद भी मैं कुछ 100 मिलियन वो नहीं बना पाया, ऐसे तो इस चीज में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। मुझे लगता है कि एस्ट्रोनॉट गेट को मुझे सोलो ही क्लियर करना पड़ेगा, और इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि मुझे अपने पास्ट लाइफ की पावर को गेन करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत वाली बात तो ये है कि मेरे वर्ल्ड और इस वाले वर्ल्ड के अंदर माना का एटमोस्फेयर काफी ज्यादा अलग है। अगर मैं 3 साल तक भी ऐसे माना ट्रेनिंग करता हूँ तो भी मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी पावर को वापस रीगेन कर पाऊंगा, और मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी बात होती अगर मेरे पास कोई अच्छे इक्विपमेंट्स होते तो। लेकिन प्रॉब्लम तो ये है कि यहाँ के बेकार से इक्विपमेंट की कॉस्ट भी मिलियंस में है। लेकिन तभी योंगसान यहाँ पे कुछ सेंस करता है, जिसे सेंस करके वो सीधा यून की तरफ भागता है और उसे लेके सीधा घर के अंदर पहुंच जाता है। और ये देखकर ग्रैंड मदर योंगसान से कहती है कि सीओ क्या हुआ, लेकिन तभी पूरा का पूरा घर हिलने लगता है। और ये देखकर दादी कहती है कि अर्थक्वेक आ गया, लेकिन ये अर्थक्वेक देखकर योंगसान अपने मन में कहता है कि ये अर्थक्वेक नहीं है बल्कि ये तो। और हम योंगसान के घर के ऊपर देखते हैं कि काफी बड़े पोर्टल जैसा कुछ ओपन हो रहा होता है। ये देखकर योंगसान कह रहा होता है कि ये तो रिफ्ट जोन है, और तभी योंगसान यहाँ से जाने लगता है, जो देखकर ग्रैंड मदर उससे कहती है कि सीओ तुम आखिरकार कहाँ पे जा रहे हो। ये सुनकर योंगसान रिप्लाई करता है कि मैं जल्दी वापस आऊंगा, घर से बाहर मत आना। और ये कहने के बाद योंगसान घर से निकल के उस रिफ्ट जोन के अंदर एंटर कर जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है, और ये जगह सियोल का हंटर एसोसिएशन होता है। और इसके अंदर हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि लीडर एक न्यू रिफ्ट जोन अपेयर हुआ है, वो भी मापो के अंदर में। ये सुनकर लीडर कहता है कि क्या 63 डेज के बाद एक और न्यू रिफ्ट जोन अपेयर हुआ है। इसके बाद लीडर अपने लोगों से कहता है कि जल्द से जल्द व्हाइट लायन गिल्ड को कांटेक्ट करो, क्योंकि अभी के टाइम पे वही लोग सबसे ज्यादा रिफ्ट जोन के पास हैं। साथ ही जो भी हंटर वहाँ पे आसपास है उनको भी कह दो कि जल्द से जल्द रिफ्ट जोन के पास पहुँचे। इसके बाद लीडर अपने मेंबर से पूछता है कि रिफ्ट जोन कहाँ पे अपेयर हुआ है। ये सुनकर वो मेंबर कहता है कि यार्ड के प्राइवेट रेजिडेंस के ऊपर में। लेकिन दिक्कत वाली बात तो ये है कि उसके अंदर ऑलरेडी कोई एंटर कर चुका है। ये सुनकर वो टीम लीडर अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि ये एक अलग सर दर्द है। अगर कोई भी उस रिफ्ट जोन के अंदर एंटर कर जाता है तो फिर कोई भी हंटर या फिर कोई भी पर्सन उस रिफ्ट जोन के अंदर एंटर नहीं कर सकता जब तक वो पहले वाला पर्सन बाहर नहीं आता। लेकिन तभी लीडर परेशान होते हुए सोचता है अगर क्या होगा कि कोई उसके अंदर मर जाए तो फिर कोई हंटर भी उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, तो फिर 10 दिन बाद एक मॉन्स्टर की वेव बाहर आएगी, और अगर ऐसा होता है तो पूरा का पूरा सियोल ही खत्म हो जाएगा। तभी वो मेंबर अपने लीडर से कहता है कि उस पर्सन की आइडेंटिटी कंफर्म हो चुकी है जो कि उस रिफ्ट जोन के अंदर गया है, कि उस पर्सन का नाम सीओ है और वो अपनी बहन को बचाने के चक्कर में ही उस रिफ्ट जोन के अंदर चला गया। ये चीजें उसकी ग्रैंड मदर ने खुद क्लेम किया है। साथ ही वो कोई हंटर भी नहीं है। ये सुनकर लीडर कहता है कि क्या वो एक हंटर भी नहीं है, यानी कि उस रिफ्ट जोन के अंदर एक सिविलियन ने एंटर किया है, तो इसका मतलब मॉन्स्टर की वेव जल्दी ही आने वाली है। साथ ही हम देखते हैं कि इस बात के चांसेस
90% होते हैं कि योंगसन वहाँ पे मारा जाएगा। और ये जानने के बाद वहाँ के सारे लोग ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें हिजू का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो कह रही होती है कि तुम्हारा इससे मतलब क्या है कि सीओ अवेकन हो चुका है। ये सुनकर ली कहता है कि हाँ, भले इसका हंटर रजिस्ट्रेशन में नाम नहीं है, लेकिन इस बात की गारंटी है कि लास्ट गेट के अंदर वो अवेकन हो चुका है। ये सुनकर हिजू कहती है कि आखिरकार उस गैंग कमीने ने क्या किया है, उसे सीओ को अपने हाथों से मार देना चाहिए था। साथ ही वो कहती है कि सेक्रेटरी जाके गैंग से कह दो कि अगर वो सीओ को नहीं मार पाया तो जो पैसा हमने उसको दिया है उसको उससे 10 गुना ज्यादा पैसा हमें देना होगा। ये सुनकर ली कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमें इतना कुछ करना चाहिए, क्योंकि सीओ के घर के ऊपर ही रिफ्ट जोन अपेयर हुआ है और हमने कंफर्म किया है कि सीओ ने उस रिफ्ट जोन के अंदर एंटर करा है और ये बात कल तक मीडिया में भी जल्दी आ जाएगी। ये सुनकर हिजू कहती है तो तुम्हारा मतलब ये है कि मुझे उस बेकार से फेस को वापस नहीं देखना पड़ेगा। ये तो सच में काफी अच्छी बात है, बस इस पर नजर बनाए रखना। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें रिफ्ट जोन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे योंगसन खड़ा होता है। साथ ही वो जगह को देखते हुए कह रहा होता है कि इस वाली बात पे यकीन करना मुश्किल है कि ये परसो फॉरेस्ट है जहाँ पे मैं बचपन में आया करता था। यहाँ तक हवा से लेकर पेड़ और पेड़ से लेकर पत्ते हर चीज सेम है, यहाँ तक यहाँ का आसमान भी सेम है। साथ ही योंगसन एक रास्ते को देखते हुए कहता है कि अगर मैं इस रास्ते से जाता हूँ तो क्या वो चीज मुझे देखने को मिलेगी। इसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे योंगसन एक चीज को देखते हुए कह रहा होता है कि जैसा कि मैंने सोचा था, ये रहा वर्ल्ड ट्री। इसके बाद योंगसन हमें वर्ल्ड ट्री के बारे में बताते हुए कहता है कि ये एक एंशिएंट स्पिरिट ट्री है, इसके अंदर हाई प्योरिटी माना होता है। मेरा प्रीवियस वर्ल्ड इसलिए डिस्ट्रॉय हो गया था क्योंकि वर्ल्ड ट्री जल चुका था और इस वजह से वर्ल्ड के अंदर का माना फ्लो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया था, लेकिन ये वर्ल्ड ट्री बिल्कुल सही सलामत खड़ा है। साथ ही काफी ज्यादा ताकतवर भी है और इसकी वजह मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इसे अपने पास्ट की माना वापस रीगेन कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि योंगसन वर्ल्ड ट्री से माना कंज्यूम करने के लिए वहीं पे बैठ गया होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि योंगसन को ये करते हुए काफी सारे दिन हो गए होते हैं। साथ ही योंगसन कह रहा होता है कि मैंने पिछले 10 दिन से खाने और पानी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा है, मैं फिलहाल सांस लेने पर फोकस कर रहा हूँ ताकि मैं अपना माना अच्छे से रीगेन कर सकूं। लेकिन तभी योंगसन कुछ चीज को सेंस करते हुए कहता है कि वल्किना, और तभी हम एक मॉन्स्टर को भी देखते हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा क्रीपी लग रहा होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक नहीं बल्कि उसके जैसे और भी मॉन्स्टर्स होते हैं और इन मॉन्स्टर को देख के योंगसन कह रहा होता है कि यही वो मॉन्स्टर्स है जिन्होंने वर्ल्ड ट्री को पास्ट में जला दिया था। और तभी हम देखते हैं कि उन सारे के सारे मॉन्स्टर ने योंगसन पे अटैक कर दिया होता है, लेकिन योंगसन उनको इग्नोर करते हुए अपने हाथ की तरफ देखते हुए कहता है कि मेरे लिए ज्यादा बेटर होता कि मेरे पास वाटर एट्रीब्यूट का स्वॉर्ड होता, लेकिन अब इस बात से फर्क नहीं पड़ता, मैं इन सबके सबको ही क्रश कर दूंगा। और तभी योंगसन के अंदर से काफी सारा माना रिलीज होने लगता है और उसी माना का यूज करते हुए योंगसन एक मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है और इस एक ही अटैक में मॉन्स्टर 2 हिस्सों में कट के अलग हो जाता है। साथ ही योंगसन हमें इस अटैक के बारे में बताते हुए कहता है कि सबसे पहले हम माना को इकट्ठा करते हैं और उसके बाद उन्हें की फॉर्म में करने के बाद हम सीधा उससे अटैक कर देते हैं और अटैक होने के बाद हम उसे एक्सप्लोड कर देते हैं। साथ ही योंगसन कहता है कि सच में काफी टाइम हो गया इतना सारा माना यूज करे हुए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस सारे के सारे मॉन्स्टर अपने मुंह में अटैक को चार्ज करने लगते हैं। इसके बाद उन सारे के सारे मॉन्स्टर ने एक ही साथ अटैक कर दिया होता है, लेकिन योंगसन बड़े आराम से उन सारे के सारे अटैक को खत्म कर देता है। साथ ही वो उन मॉन्स्टर से कहता है कि चिंता मत करो, इस बार मैं वर्ल्ड ट्री को कुछ भी नहीं होने दूंगा और वैसे भी मुझे अपने बॉडी का माना भी तो चेक करना है। इसके बाद योंगसन काफी तेजी से उन दोनों ही मॉन्स्टर के मुंह पकड़ लेता है और इसके बाद अपने माना का यूज करते हुए उन दोनों मॉन्स्टर का वो सर ही उड़ा देता है, जिस वजह से वो दोनों मॉन्स्टर यहीं पे मारे जाते हैं। साथ ही उनका मैजिक स्टोन भी गिर जाता है। इसके बाद योंगसन और मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अगर मैं तुम लोगों को भी जान से मार देता हूँ तो मुझे वो एम्बर तुम लोगों से मिल जाएगा। इसके बाद योंगसन उन सब के सर उड़ाते हुए कह रहा होता है कि इस बात के हाई चांसेस है कि मुझे तुमसे वो एम्बर मिल जाएगा, लेकिन मैं तो ये सोचकर खुश हो रहा हूँ कि मुझे तुमसे वो कितने मिलेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि इतने सारे मॉन्स्टर को मारने के बाद योंगसन को एक एम्बर दिख जाता है और उस एम्बर को देखते हुए योंगसन कह रहा होता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे वापस दिखोगे। और तभी योंगसन उस एम्बर को अपने हाथ से कुचल देता है और इस वजह से उसके अंदर से माना जैसी कुछ चीज निकलती है और वो एक सर्कल में चेंज हो जाता है। इसके बाद योंगसन हमें बताता है कि मेरे लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है कि मैं वर्ल्ड ट्री से और ज्यादा माना ले लूं, लेकिन मेरी बॉडी इतनी ज्यादा केपेबल नहीं है कि मैं इतना सारा माना हैंडल कर सकूं और इसीलिए मैं दूसरा तरीका यूज कर रहा हूँ और दूसरा तरीका ये है कि माना को कंज्यूम करना और मेरे माना को फायर एट्रीब्यूट में चेंज करना। साथ ही योंगसन उस एम्बर को कंज्यूम करते हुए हमें बताता है कि मैं अपने पास्ट लाइफ में इन एम्बर्स का यूज नहीं करता था क्योंकि एक एम्बर को कंज्यूम करने में 10 मिनट लगता था। इसके बाद हम योंगसन के पैर के सामने देखते हैं कि और भी काफी सारे एम्बर्स पड़े होते हैं और उन एम्बर्स को देखते हुए योंगसन कह रहा होता है कि जितना हो सके मुझे उतना कंज्यूम कर लेना चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें रिफ्ट जोन के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे काफी सारे लोग उस रिफ्ट जोन को देख रहे होते हैं एंड वहाँ पे काफी सारी मीडिया भी आई होती है। इसके बाद हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि आखिरकार वो कौन कमीना था जो कि इसके अंदर गया है एंड हमें इस पर्सन का नाम भी पता चलता है जो कि बैंग होता है। एंड हम एक और पर्सन को देखते हैं जिसका नाम ह्यूनवू होता है जो कि बैंग से कहता है कि यार उस पे गुस्सा करना बंद करो, क्या तुमने नहीं सुना कि वो अपनी बहन को बचाने के चक्कर में अंदर चला गया था। ये सुनकर बैंग कहता है कि बकवास करना बंद करो, मैं श्योर हूँ कि उसने भी रूमर सुना होगा कि रिफ्ट जोन के अंदर जाने से अवेकनिंग
अवेकनिंग के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि वो कमीना इस रिफ्ट जोन के अंदर भाग के गया है। अगर उसे मरना ही था तो वो अकेले जाके मरता, बल्कि उसने तो सबकी लाइफ को खतरे में डाल दिया है। इसके बाद ह्यून वो बैंक से क्वेश्चन करते हुए कहता है कि गिल्ड मास्टर ने क्या कहा। ये सुनकर बैंक कहता है कि गिल्ड मास्टर ने कहा कि उस वेव के बाहर आने का वेट करो, बस इतना ही उन्होंने मुझसे कहा। ये सुनकर ह्यून कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि सेम टाइम पर और भी जगह रिफ्ट अपेयर हुआ है, जैसे यूएस, चाइना, टर्की, स्विट्जरलैंड और भी बाकी जगह पे। ये सुनकर बैंक कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो और यही वजह है कि गिल्ड मास्टर काफी ज्यादा बिजी है, लेकिन मैंने सुना था कि उन लोगों ने पहले भी एक बार इस चीज को मैनेज किया है और वो इसको कंट्रोल भी कर पाए थे। लेकिन तभी बैंक गुस्सा करते हुए कहता है कि सच बताऊं तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ये सब कुछ खाली उस कमीने की वजह से हो रहा है जो कि उस रिफ्ट जोन के अंदर गया है। अगर वो कमीना गलती से भी उस रिफ्ट जोन से बाहर आता है और वो मुझे मिल जाता है तो मैं उस कमीने को अपने हाथों से खुद ही जान से मार दूंगा। इसके बाद हमें बताया जाता है कि इस रिफ्ट जोन को अपेयर हुए 28 डेज हो चुके हैं। साथ ही हंटर एसोसिएशन ने डिक्लेयर भी कर दिया कि लेवल 1 की मॉन्स्टर वेव आने वाली है। साथ ही मिस्टर सीओ जो कि उस रिफ्ट जोन के अंदर गए थे वो भी उस रिफ्ट जोन से बाहर नहीं आए और ये सारी की सारी चीजें न्यूज में चल रही होती हैं। और हमें पता चलता है कि टीवी पर ये चीज वही बॉस देख रहा होता है जिसने योंगसान को हंटर आईडी कार्ड दिया था और वो टीवी पर योंगसान को देखते हुए कहता है कि क्या ये कमीना सीईओ है। ये सुनकर उसका असिस्टेंट कहता है कि हाँ बॉस, हमने अपने लोगों से कंफर्म किया कि ये वही सीईओ है। ये सुनकर वो बॉस अपने असिस्टेंट से क्वेश्चन करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इसके बाहर आने के चांसेस कितने हैं। इस चीज का रिप्लाई करते हुए वो असिस्टेंट कहता है कि अगर वो एक सिविलियन है तो उसका 1% चांस भी नहीं बनता कि उस रिफ्ट जोन से वो बाहर आए। 1% तो छोड़ो, 0.1% चांस भी नहीं बनता कि वो बाहर आएगा। ये सुनकर वो बॉस हंसते हुए कहता है कि सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वो हंटर एसोसिएशन वाले काफी बड़ी गलती कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन के मामले में। इसके बाद बॉस अपने असिस्टेंट से क्वेश्चन करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर वो अवेकन हो जाए तो। ये सुनकर वो असिस्टेंट कहता है फिर तो ये इस चीज पर मैटर करेगा कि उसे कौन सा रैंक मिलता है और इसीलिए ये चीज तो मैं भी नहीं बता सकता कि फिर क्या होगा। ये सुनकर बॉस कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो और वैसे भी अच्छी फाइट कर पाना और रिफ्ट जोन के अंदर फंसना ये दोनों ही अलग चीज है। साथ ही वो बॉस अपने असिस्टेंट से एक और क्वेश्चन करते हुए कहता है कि सीईओ के 2 फैमिली मेंबर हैं, है ना, हमें उन दोनों को ही अपने अंडर में लेना होगा। ये सुनकर वो असिस्टेंट क्वेश्चन करते हुए कहता है लेकिन क्यों, आप क्या करने की सोच रहे हो, क्या हमें उन्हें अच्छे से ट्रीट करना है। ये सुनकर वो बॉस अपना कमीनापन दिखाते हुए कहता है कि अगर सीईओ उस रिफ्ट के अंदर मारा जाता है तो हम उसके फैमिली मेंबर्स के ऑर्गन्स को बेच देंगे, लेकिन अगर वो कमीना सीईओ उस रिफ्ट जोन से बाहर आ जाता है तो हम उसकी फैमिली की देखभाल करने के लिए उससे पैसे लेंगे। और टू बी ऑनेस्ट पूरी सीरीज के अंदर मुझे इससे ज्यादा कमीना इंसान अभी तक नहीं दिखा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें रिफ्ट जोन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम योंगसान को देखते हैं जिसके अंदर से काफी ज्यादा माना रिलीज हो रहा होता है और ये लुक सच में काफी ज्यादा औसम है। इसके बाद योंगसान अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहता है कि आखिरकार मुझे यहाँ पे कितना ज्यादा टाइम हो गया। साथ ही वो बताता है कि मैंने अब तक 100 से ज्यादा एरम को कंज्यूम कर लिया है और मैं अब जब चाहूँ अपने फायर एट्रीब्यूट माना को यूज कर सकता हूँ। साथ ही मेरा फायर रेजिस्टेंस भी काफी ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन इससे भी ज्यादा अच्छी बात तो ये है कि जब मुझे पास्ट लाइफ में स्वॉर्ड गॉड कहा जाता था मैं उस टाइम से अब ज्यादा पावरफुल हो चुका हूँ। इसके बाद योंगसान वर्ल्ड्री को हाथ लगाते हुए कहता है कि पिछली बार और आज के लिए दोनों के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया वर्ल्ड्री। इसके बाद योंगसान मैजिक स्टोन को उठाकर जाते हुए कहता है कि शायद ये आखिरी बार है कि जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ और इसके बाद मैं तुम्हें कभी भी ना देख पाऊँ वर्ल्ड्री। लेकिन मेरे दोस्त मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर हम लोग वापस मिलते हैं और तुम कभी खतरे में होते हो तो मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे प्रोटेक्ट करूंगा। और ये कहने के बाद योंगसान वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लोग रिफ्ट जोन के बाहर का सीन देखते हैं जैसे योंगसान बाहर आ चुका होता है, लेकिन पूरे एरिया की खामोशी देखकर वो अपने मन में कहता है कि आखिरकार यहाँ पे इतनी ज्यादा शांति क्यों है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सारे के सारे लोग वेव की प्रिपरेशन कर रहे हो। लेकिन तभी योंगसान एक साइड से काफी तेज ऑरा सेंस करता है और वो ऑरा सेंस करते ही योंगसान सीधा उसी डायरेक्शन में भागता है और जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचता है हम देखते हैं कि यहाँ पर वही 2 एजेंट्स खड़े होते हैं और योंगसान उन्हें देखकर कहता है कि इनके कपड़े देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि ये उन्हीं लोगों की तरह है जो कि लास्ट गेट में मुझे मिले थे। लेकिन फिलहाल दिक्कत वाली बात तो ये है कि अगर मैं पकड़ा जाता हूँ तो मेरे लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। इसीलिए योंगसान उनका ध्यान भटकाने के लिए अपने हाथ में एक फायर सर्कल बनाता है और उस फायर सर्कल को वो सीधा एक तरफ थ्रो कर देता है और इस वजह से एक बिल्डिंग पर आग भी लग जाती है। और ये देखकर वो एजेंट्स कहते हैं कि आखिरकार वो क्या है, उसे ध्यान से देखो वो तो आग है। और यहाँ पे योंगसान का प्लान काम कर जाता है, इन लोगों का ध्यान भटक जाता है। इसके बाद हम योंगसान को देखते हैं जो कि कह रहा होता है कि सच में मेरा फ्लेम टारगेट तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन अगर बात करी जाए इस फ्लेम के बारे में तो ये सच में काफी ज्यादा एडमायरेबल है। और हाँ ये बात मैं कह रहा हूँ जो कि अपने वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फायर मेज हुआ करता था। लेकिन तभी उन एजेंट्स की नजर रिफ्ट जोन पर जाती है जिसे देखकर वो लोग कह रहे होते हैं कि रुको यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। एंड इसके बाद वो भाग के सीधा रिफ्ट
जोन के पास जाते हैं एंड वो रिफ्ट जोन को देखकर शौक होते हुए कहते हैं कि क्या ये गायब हो रहा है। साथ ही म्योंगसान को भी देखते हैं जिसको यहाँ पे जाने का रास्ता मिल गया होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पे न्यूज में चल रहा होता है कि मापो पे जो रिफ्ट जोन अपेयर हुआ था वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है, लेकिन मिस्टर सीओ जो कि उस गेट के अंदर गए थे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चला और इसीलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि वो मर चुके हैं और इसके बावजूद भी रिफ्ट जोन यहाँ पे गायब हो गया और यही सबसे ज्यादा अजीब बात थी और इसीलिए हंटर एसोसिएशन इस चीज पर काम कर रहे हैं कि आखिरकार ये हुआ क्या। साथ ही हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि योंगसान के बारे में बात करते हुए कह रहे होते हैं कि क्या वो बंदा जो कि इस रिफ्ट जोन के अंदर अपेयर किया था वो मर गया इसीलिए रिफ्ट जोन गायब हुआ है। ये सुनकर वो दूसरा वाला कहता है कि ऐसी बकवास करना बंद करो, कोई मर चुका है हम उसके बारे में ऐसी बातें नहीं कर सकते। लेकिन उन्हीं के पीछे हम योंगसान को देखते हैं जो कि वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है कि रिफ्ट जोन यहाँ पे गायब हो चुका है, तो इसका मतलब यह है कि मैं वर्ल्ड ट्री से कभी भी नहीं मिल पाऊंगा और सच कहूँ तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा बुरी बात है, लेकिन रिलीफ तो मुझे इस बात का है कि वर्ल्ड ट्री सेफ है। एंड साथ ही योंगसान कहता है कि फिलहाल मुझे अभी कुछ चीजों को प्रोटेक्ट करना है। इसके बाद से शिफ्ट होकर हम योंगसान को देखते हैं जो कि बॉस के अड्डे पे आ गया होता है। साथ ही हम दो लोगों को देखते हैं जो कि आपस में बात करते हुए कह रहे होते हैं तो जैसा कि उसी कमीना उस रिफ्ट जोन के अंदर मर चुका है, तो इस चीज का साफ सीधा मतलब यह है कि उसकी फैमिली भी अब खत्म है, उसे हमारे बॉस से पंगा नहीं लेना चाहिए था। और अगर बात करी जाए उस कमीने के फैमिली मेंबर के बारे में तो अगर उस बुढ़िया को हम लोग हटा भी देते हैं तो वो बच्ची जो कि बड़े होके काफी ज्यादा सुंदर होगी, उससे बॉस काफी ज्यादा फायदा निकाल सकते हैं। लेकिन तभी हमें योंगसान की आवाज आती है जो कि काफी सीरियस टोन में उनसे कहता है कि आखिरकार तुम्हारा बॉस कहाँ पे है। एंड इस टाइम पे योंगसान काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है और इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पे एंड होता है। और अगर इस वाली वीडियो पे थोड़ा सा भी रिस्पॉन्स आता है तो मैं इसके बाकी के चैप्टर्स भी कवर कर लूंगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।